मैं मिस्टर बेट से पहली बार जूली के केबिन में मिला था। वो हमारे पालन घर में एक बच्चों को गोद लेने आए थे। जूली एक बहुत ही अच्छी पालन माँ थी और मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता था और मेरे साथ वहाँ रह रहे साथियों के साथ भी। इसलिए अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव को देखकर मैं परेशान हो गया और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। मिस्टर बेट्स और उनकी पत्नी पहाड़ों के करीब शहर से बाहर रहते थे और उन्हें अपने परिवार को पूरा करने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने बेमन अपने पुराने परिवार को अलविदा कहा और एक नए परिवार के साथ शहर से दूर बड़े घर में रहने के लिए निकल गया। वो घर अंदर से और भी ज्यादा बड़ा था। मिस्टर बेट्स ने मेरा सामान पकड़ा हुआ था और हम कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा बंद था। मिस्टर बेट्स ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक औरत की आवाज आई, अंदर आ जाओ डियर। मैं पहली बार अपनी नई माँ से मिल रहा था, इसलिए मैं घबराया हुआ था। मैंने मिस्टर बेट्स की तरफ देखा और वो मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराए। आगे बढ़ो, दरवाजा खोलो। हम अंदर चले गए। सबसे पहले मेरा ध्यान सीलन से भरी दीवार पर गया। पूरा कमरा उसकी बदबू से महक रहा था। फिर मेरी नजरें कोने की तरफ गई। वहां एक पतली औरत पीले रंग की ड्रेस पहनकर खिड़की के पास बैठी थी। खिड़की से आती हुई हवा उसके पतले बालों को उलझा रही थी। इधर आओ बच्चे, घबराओ नहीं। मैं उसके पास गया। उसने अपनी बाहें मेरी तरफ बढ़ाई, लेकिन मैं हिचकिचा रहा था। डरो मत बिली, अपनी माँ के पास आओ। जान, इसका नाम जोशुआ है। ओह हाँ, मेरा दिमाग भी यहाँ बैठो जोशुआ, ये तुम्हारा नया घर है। मैं उसके पास बैठ गया और वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे देखती रही। उसकी आंखें किसी रात के उल्लू जैसी बड़ी थी। और फिर मिस्टर बेट्स आकर मेरे साथ बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी जोशुआ। हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन बदले में हम चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे बनकर रहो। मैंने आंसू से भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और सोचने लगा कि कितने कम समय में मैं कितना भाग्यशाली हो गया हूँ। लेकिन असल में सच बहुत दूर था। वो मुझे एक बड़े कमरे में ले गए और तब जाकर मुझे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो कमरा बच्चों के खिलौने से भरा हुआ था और दीवार पर एक बड़ा सा मिकी माउस बना हुआ था। ये तुम्हारा कमरा है, क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ। मैं उसे ये नहीं बता पाया कि एक वो कमरा 9 साल के बच्चे के लिए कितना अजीब था। यहाँ तक कि वहां रखा हुआ फर्नीचर भी एक छोटे बच्चे के हिसाब से था। मैं मुश्किल से उस बिस्तर पर सो पाता, लेकिन बेट्स को इससे फर्क नहीं पड़ता था। तो नहाने के लिए कौन तैयार है? हाँ। माफ कीजिएगा, क्या? अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। क्या कहा आपने? मिसेस बेट्स ने अचानक हंसना बंद कर दिया और वो चिल्लाने लगी, इन्हें उतारो अभी के अभी। जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। मिस्टर बेट्स, ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं नहा सकता हूँ। बस वैसा ही करो जैसा तुम्हारी माँ कहती है बेटे। क्या बकवास है ये? मैं किसी कीमत पर तुम्हारी इस अजीब बीवी को मुझे नहलाने नहीं दूंगा। बिली बेटा, इतने मूडी मत बनो। बिली कौन है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मिस्टर बेट्स ने मेरे कंधा पकड़ा और मुझे उसके चेहरे के करीब ले आया। तुम हो बिली, आज से तुम हमारे बेटे की जगह लोगे। और तब जाकर मुझे समझ में आया, हमारे बेटे से उनका मतलब था कोई और। अचानक मेरी आंखें बिस्तर के बगल में पड़े स्टैंड की तरफ गई और मैंने एक तस्वीर देखी। वो दोनों हाथ में एक छोटे बच्चे को लेकर खड़े थे। देखो, मैं बिली नहीं हूं, मैं जोशुआ हूं। प्लीज मुझे जूली के पास वापस भेज दो। मैं तुम्हें इतनी दूर वापस ले जाने के लिए नहीं लाया हूं। मुझे लगता है कि पेसिफायर से ये शांत हो जाएगा। उसे लेकर आओ जान। क्या? नहीं नहीं। मिसेस बेट्स ने मेरे हाथ पकड़े और मिस्टर बेट्स ने पास में बने ड्रॉर को खोला और सच में उस औरत के अंदर बहुत जान थी। वो देखने में पतली थी, लेकिन उसकी पकड़ किसी सांप से कम नहीं थी। मिस्टर बेट्स हाथ में नीले रंग का चमचमाता हुआ पेसिफायर लेकर आए, ठीक वैसा ही जिससे बच्चों को चुप करवाया जाता है। उसने उसे मेरे मुंह में ठूस दिया और मेरे सांस घुटने लगी और वो उसे मेरे मुंह में ठूसता गया, जिस वजह से मैं उसे थूक भी नहीं पा रहा था। कुछ देर की कोशिश के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। मेरे सामने एक बच्चे का टेबल था और उस पर बच्चे का खाना और दूध की बोतल पड़ी हुई थी। मेरे कपड़े उतारे हुए थे और मैंने डायपर पहना हुआ था। एक डायपर। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो पेसिफायर अभी भी मेरे मुंह में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे महीनों से साफ नहीं किया गया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उल्टी ना करूं, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी गर्दन के आसपास एक बिब भी लगाया हुआ था। एक 12 साल का लड़का होने के बाद मुझे एक छोटे बच्चे की तरह तैयार किया हुआ था। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की कि तभी मुझे दूर से एक गाने की आवाज सुनाई दी। हैप्पी बर्थडे टू डियर बिली।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिस्टर और मिसेस बेट्स ने मेरे सामने केक लेकर रख दिया और उस पर 3 नंबर की मोमबत्ती लगी हुई थी। तो इन्हें मुझसे ये चाहिए कि मैं एक 3 साल का बच्चा बनकर रहूं। मिस्टर बेट्स ने मेरे मुंह से पेसिफायर निकाला और मैंने बहुत देर बाद एक लंबी सांस ली। प्लीज मुझे घर जाना है, मैं बिली नहीं हूं, प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज मुझे घर जाने दो। लेकिन वो पागलों की तरह बस गाते रहे और तालियां बजाते रहे। मुझे मोमबत्ती बुझानी ही पड़ी क्योंकि कुछ देर के बाद मैं अपनी किस्मत के आगे झुक गया था। किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंस गया था। मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ बिली, तुम केक काट सकते हो, कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना, ठीक है? मैं अपना सर हिलाकर हाँ कहता हूँ, और मैं कर भी क्या सकता था। मिस्टर बेट्स ने मेरा हाथ खोल दिया। अचानक घर की घंटी 3-4 बार लगातार बजी। जो भी दरवाजे पर था इंतजार नहीं करना चाहता था। मैंने वो केक मिसेस बेट्स की तरफ फेंका और कुर्सी से उठकर भागने लगा। नहीं, वो भाग रहा है, रोको उसे, रोको उसे, रोको उसे। मिस्टर बेट्स मेरे पीछा करने लगे और मैं सीढ़ियों से नीचे भागा। मेरे पास बस एक ही मौका था, ऐसी चीज पाने का जिसके लिए मैं मरा जा रहा था, आजादी। मैं दरवाजे की तरफ कूदा और पूरी जान लगाकर उसे खोल दिया और जोर से चिल्लाया, मेरी मदद करो प्लीज। 3 दिन तक रहे तेज बुखार के बाद मैंने पालन घर में आंखें खोली। जूली ने मुझे बताया कि मैं नींद में मदद के लिए पुकारता रहता और बार बार दोहराता कि मैं बिली नहीं हूं। तो कहानी यह थी कि मिस्टर और मिसेस बेट्स का एक बेटा था बिली। 3 साल की उम्र में ही वो चल बसा और तब से वो दोनों पागल हो गए। मुझसे पहले उन्होंने मेरी ही उम्र के 2 और लड़कों को गोद लेने की कोशिश की थी और उन्हें भी मेरी तरह टॉर्चर किया था। मेरे वहां से चले जाने के बाद जूली के पास कोर्ट से फोन आया और उन्होंने इन दोनों लोगों के बारे में जूली को बताया। शुक्र है कि वो समय से पहले ही वहां आ गई, वरना ना जाने ये बेट्स मेरा क्या हाल करते। उसके बाद मैं कभी अडॉप्ट होने के लिए राजी नहीं हुआ। किसी के मरे हुए बेटे होने से बेहतर है कि पालन घर में ही रहूं। जब मैं 8 साल का था तो मेरे डैड जूली को एक पालन बच्चे के तौर पर लेकर आए थे। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स लालची हो गए थे और वो चाहते थे कि पालन घर से उन्हें फायदा होना शुरू हो जाए, इसलिए वो किसी भी बच्चे को घर पर लाने से पहले उसकी जांच नहीं करते थे। मुझे आज भी याद है जब हुलियो पहली बार हमारे घर आया था। वो अपनी उम्र से छोटा लगता था। वो काफी पतला था, लेकिन उसके बाल बहुत बिखरे हुए थे और तो और उसके चेहरे पर कई खरोंच और सूजन के निशान थे, जिससे पता चलता था कि उस बेचारे ने बहुत दिक्कतों का सामना किया था। उसने बड़े साइज की फटी पुरानी टी-शर्ट पहनी हुई थी जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मुझे आज तक नहीं पता कि हुलियो के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ और वो पालन घर क्यों आया, लेकिन ये जो कुछ भी था ठीक ठाक नहीं लग रहा था। मैं उससे हाथ मिलाने के लिए आगे गया। स्वागत है हुलियो, मेरा नाम एंडी है। उसने बिना एक भी बार आंख झपकाए मुझे ऊपर से नीचे देखा और फिर मुझसे दूर जाने लगा। मेरे डैड उसका बर्ताव देखकर आग बबूला हो गए। हे, वापस आओ यहाँ, अभी के अभी। जब जब मेरा बेटा तुमसे बात करेगा तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे? वो हुलियो को उसकी जगह बता रहे थे। कम से कम उन्हें तो यही लगता था। इस घर में तुम हमारे बेटे की बराबरी नहीं कर सकते, समझे तुम? डैड, रहने दीजिए उसे, अब जाने भी दीजिए। लेकिन हुलियो ने मेरी बात बीच में ही काट दी। नहीं, वो सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अचानक से उसका बर्ताव बदल गया, जैसे कि वो अच्छे से जानता हो कि उसे मेरे डैड को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। लगता है कि तुम बहुत ही होशियार लड़के हो। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। हुलियो और मैं एक ही कमरे में रहने वाले थे, लेकिन मेरे परिवार ने ज्यादा जगह बनाने के लिए बंक बेड्स रखे थे। मैं ऊपर सोता था और हुलियो नीचे। उस रात डिनर के बाद मैं जल्दी सो गया, लेकिन हुलियो खिड़की से खाली सड़कों की तरफ देखने लगा। मैं सो चुका था, लेकिन किसी आवाज से मेरी नींद खुली। वो एक तरह की टक की आवाज थी, न ज्यादा तेज लेकिन फिर भी गूंजती हुई। मैंने आंखें खोली तो किसी को अपने पैरों की तरफ देखा। मैं बता सकता था कि वो हुलियो था। वो बंकर बेड की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। उसकी आंखें देखकर मैं डर गया। हुलियो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था। जब तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम क्या करते हो? पता नहीं, मैं अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता हूँ शायद। इसका मतलब हम इतने भी अलग नहीं हैं। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और मेरे बेड पर मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं अपना ध्यान कैसे भटकाता हूँ? हुलियो ने अपने नाखून काटने शुरू कर दिए।
अपने नाखूनों को दांतों की मदद से काटते हुए जो आवाज आ रही थी उससे मुझे अजीब महसूस होने लगा। फिर उसने मुझे अपने हाथ दिखाए। हर उंगली पर लाल रैशेस हो चुके थे और नाखूनों के नीचे की स्किन सही नहीं लग रही थी, वो सूज चुकी थी और उसमें पस भर गई थी। हे भगवान, तुम्हारे हाथों का तो बुरा हाल हो गया है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। तुम्हें दर्द के बारे में कुछ नहीं पता, तुम बस एक बेवकूफ लड़के हो जो खुशकिस्मत हो। वो पूरी रात के लिए मुझे डर में छोड़कर अपने बिस्तर पर वापस चला गया। जितना ज्यादा वक्त मैं हुलियो के साथ बिताने लगा उतना ज्यादा ही मुझे उसके आम ना होने का सबूत मिलता रहा। हुलियो की एक ऐसी साइड भी है जो वो दुनिया के सामने नहीं लेकर आता। एक दिन मैं स्कूल से जल्दी घर आ गया। मैंने अपनी मॉम को आवाज लगाई, मैं नहा रही हूँ बेटे, फ्रिज में तुम्हारे लिए पास्ता रखा है, खा लो और थोड़ा हुलियो को भी दे दो। मैं भागकर अपने कमरे में गया लेकिन हुलियो वहां नहीं था। मुझे लगा कि वो घर के पीछे वाले हिस्से में खेल रहा होगा, इसलिए मैं वहां चला गया। हुलियो एक गत्ते के डब्बे पर खड़ा था और बाथरूम में मेरी मॉम को देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही घटिया मुस्कान थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं उस पर चिल्लाना चाहता था लेकिन किसी वजह से मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। शायद वो डर था, शायद हुलियो क्या कर रहा था इसका एहसास होने पर थोड़ी सी मासूमियत खोने की बेचैनी थी। अचानक उसका ध्यान मेरी तरफ गया और उसकी मुस्कान चली गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और वो डब्बे से उतर गया। वो बिना किसी शर्मिंदगी के घर के अंदर चला गया, जैसे कि वो बहुत ही जरूरी काम कर रहा था और मैंने बीच में उसे परेशान कर दिया। मैं उसके पीछे पीछे अपने कमरे तक गया। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसे मुक्का मार दूं। घटिया आदमी, मैं तुम्हें। मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम आ रही है। मेरी मॉम एक साफ टॉवल अपने सर पर लपेटकर बाथरोब पहनकर बाहर निकली। मैं तुम बच्चों को बताना भूल गई कि आज रात मैं और तुम्हारे डैड डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम दोनों अच्छे से घर पर रहना, कोई शैतानी नहीं। बिल्कुल मिसेस बॉमंट, अपने पति के साथ अच्छा समय बिताइएगा। हुलियो के चेहरे पर फिर से वही घटिया मुस्कान आ गई। मुझे उसके आसपास रहने में घिन आने लगी। एक 11 साल का बच्चा इतना बदतमीज और बिगड़ा हुआ कैसे हो सकता है? उस रात मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद हुलियो लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने में व्यस्त हो गया और मैंने उस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचा। वो अपने साथ बस एक ही चीज लेकर आया था, एक पुराना सूटकेस। वो उसे अपने बिस्तर के नीचे रखता था और उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। मैं दबे हुए पैरों से अपने कमरे में गया और इस मौके का फायदा उठाकर उसके सामान को देखने लगा। उसके अंदर कुछ पुरानी टी शर्ट्स पड़ी थी और एक ट्राउजर्स और साथ में एक छोटी किताब। जैसे ही मैंने उस किताब को खोला मेरे हाथों पर पसीने आ गए। उसमें मुझे 2 50 के नोट मिले और एक हॉस्पिटल का आईडी कार्ड। हॉस्पिटल का नाम था सरीन मेंटल इंस्टीट्यूशन और साइड पर हुलियो की एक खौफनाक तस्वीर लगी हुई थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 22 अप्रैल 1990, जिसका मतलब है कि वो कम से कम 23-24 साल का था और पेशेंट स्टेटस में लिखा हुआ था हद से ज्यादा हिंसक। मेरा गला सूख गया, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो जिस बच्चे को मेरे पेरेंट्स घर लेकर आए थे वो एक आदमी था। हे भगवान, इसका मतलब ये सिर्फ दिखता बच्चे जैसा है। मैं लिविंग रूम में झांक कर देखता हूँ। हुलियो अभी भी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फौरन अपने पेरेंट्स को फोन मिलाया। उन्होंने मुझे बिना किसी शोर के कमरे में बैठे रहने को कहा और कहा कि वो जल्द ही पुलिस को लेकर बाहर पहुंच रहे हैं। अचानक दरवाजे का नॉब घूमने लगा और बाहर से हुलियो की आवाज आने लगी, दरवाजा बंद क्यों है आंटी? ये मेरा भी कमरा है, दरवाजा खोलो अभी। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं डरा हुआ था और उसी वक्त वो दरवाजा पीटने लगा। मैंने कहा दरवाजा खोलो बदतमीज पिल्ले। मुझे सब सच पता चल गया है हुलियो, पुलिस यहाँ आती होगी। और जैसे ही मैंने ऐसे कहा सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड्स के बाद हुलियो ने दरवाजे के नीचे से एक नोट लिखकर भेजा और मैंने उसके भागने की आवाज सुनी। क्या आप जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ था? तुम्हें पता है मेरे जैसे और भी लोग हैं। मेरे माँ बाप के जल्दी देहांत हो जाने के बाद मैं एक पालन गृह में पला पड़ा हूँ और तब से ही मुझे चिंता में रहने की परेशानी होनी शुरू हो गई है। और ये कहने की बात नहीं है कि पालन घर में परेशानी और बढ़ गई। जब मैं 9 साल का था मुझे नए पालन घर में भेजा गया। वो घर अजीब पड़ोस में था और उसे जेल्डा नाम की एक औरत चलाती थी। वो काफी मतलबी औरत थी और हम बच्चों से ही सभी काम करवाया करती थी। मेरे अलावा वहाँ 3 और बच्चे थे जो लड़के ही थे। हमारे घर के ठीक सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता था जो बच्चों के सामने बहुत अजीब बर्ताव करता था। वो पैंट्स के साथ सस्पेंडर पहनता था और कभी कोई शर्ट नहीं पहनता। हम सभी एक ही कमरे में सोते थे जहां बंक बेड्स लगे हुए थे और जब भी हम पर्दा हटाते तो वो हमें अपनी बालकनी में हाथ में दूरबीन लिए बैठा हुआ दिखता। वो हमेशा हमें देखता रहता जिस वजह से हमें उसे डर लगने लगा था। अब जेल्डा दिन भर काम करती थी लेकिन वो हमारी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी, जिस वजह से वो पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढती रहती। जेल्डा को कभी गलत काम करने से डर नहीं लगता था, उसे बस पैसों से मतलब था।
एक दिन जब मैं उठा तो मैंने जेल्डा को किसी से बात करते हुए सुना। मैं सुबह के नाश्ते का काम कर रहा था जब किसी के घर के अंदर आने की आवाज आई। जिससे भी जेल्डा बात कर रही थी अब वो घर के अंदर आ चुके थे। उत्सुकता में मैंने झांक कर बाहर देखा तो वो हमारा पड़ोसी सामने खड़ा था। हैरानगी की बात तो ये थी कि आज वो बहुत अच्छे से तैयार था, लेकिन उसका डरावना चेहरा अभी भी बरकरार था। जेल्डा ने उसे सोफे पर बैठाया और हमें आवाज लगाई, लड़कों, तुमसे कोई मिलने आया है, बाहर आओ। हम दोनों उसकी आवाज सुनकर लाइन से बाहर निकले। जैसे ही लेनी ने हमें देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। ये पहली बार था कि हम सब उससे आमने सामने मिल रहे थे। लेनी ना सिर्फ सामने से देखने में और भी खराब था, बल्कि उसकी एक बहुत ही अजीब आदत भी थी। वो हमेशा अपने होंठ चाटता रहता था। तो ये लेनी है, ये तुम्हारा नया दोस्त होगा और अब से ये तुम्हारे साथ वक्त बिताया करेगा। जिल्डा, नाश्ते का क्या? हाँ, ये सब बकवास शुरू करने से पहले हम थोड़ा खाना तो खा लें। अपनी जुबान संभाल कर बात करो थॉमस। थॉमस हम सब में से सबसे ज्यादा बोलने वाला लड़का था, लेकिन जैसे ही जेल्डा ने उसे डांटा, लेनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। कितना अच्छा बच्चा है, मुझे तो ये अभी से पसंद आ गया है। लेनी सोफे से उठा और अपना चेहरा थॉमस के बहुत करीब ले आया। उसकी मुस्कान बड़ी हो गई जैसे ही उसने ठीक थॉमस की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मजा आएगा। उसने फौरन अपनी जेब से $20 का नोट निकाला और जेल्डा की तरफ करते हुए थॉमस का हाथ पकड़ लिया। वो उसे घसीट कर ले जाने लगा। क्या 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 हो रहा है ये? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? जेल्डा, जेल्डा, रुको, मुझे अकेला छोड़ दो, पागल आदमी। लेनी उसे खींच कर ले जाता रहा और जेल्डा ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हम तीनों भी डर के मारे बस उसे देखते रहे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हमने बेसमेंट के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी और फिर शांति का माहौल छा गया। 15 मिनट के बाद थॉमस बाहर आया और हम हैरान थे। वो ठीक था, उसके शरीर में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा सदमे में लग रहा था। लेनी चला गया और मैं जानता था कि यह बस एक शुरुआत है। उस रात हमने थॉमस से पूछा कि क्या लेनी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। थॉमस ने कहा, उसने मुझे हाथ नहीं लगाया, अगर तुम ये पूछना चाहते हो तो। फिर क्या हुआ? हमसे झूठ मत कहो, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो यार। थॉमस ने कहा कि लेनी ने उसे बिस्तर पर बैठाया और उसे अपने जूते उतारकर नंगे पांव बैठने को कहा। उसके बाद लेनी ने उसके पैरों की बहुत तस्वीरें ली और वहां से चला गया। उसने तुम्हारे पैरों की तस्वीरें ली? कैसे पागल आदमी है। 2 दिन बाद लेनी एक बार फिर आया। इस बार उसके हाथ में 4 चीज कॉर्न हॉट डॉग थे। उसने एक बार फिर जेल्डा के हाथ में $20 दिए और हम सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। एक एक करके उसने कॉर्न डॉग्स हमारे हाथ में दिए और हमें उन्हें खाने को कहा। इसे खाकर मजे करो बच्चों, अंकल लेनी को भी कॉर्न डॉग्स बहुत पसंद है। ये कितना भी अजीब और असुविधाजनक क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास उसके निर्देशों का पालन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब हम चारों लड़के खड़े होकर कॉर्न डॉग्स खा रहे थे तो वो आदमी हमें किसी शिकार की तरह देख रहा था। उसने 1000 बार अपने होंठ चाटे और बीच बीच में मुस्कुराया भी। जब वो वहां से चला गया तो अपने ऊपर से उसकी आंखों का असर हटाने के लिए मैं बहुत देर तक नहाता रहा। लेनी यहाँ कब आना बंद करेगा? वेल, ये तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए इस बात का फैसला तुम नहीं कर सकते। अब जाओ अपने कमरे में। शुक्र मनाओ कि वो सिर्फ तुम्हें देखने के पैसे देता है। हम चाहते तो पुलिस के पास जा सकते थे, लेकिन उसने हमें कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, और अगर हम चले भी जाते तो हमें पता था कि उसके बाद जेल्डा हमारा जीना हराम कर देती। इसलिए हम उस आदमी को कुछ महीनों तक बर्दाश्त करते रहे। एक दिन मैं घर के पीछे के आंगन में घास काट रहा था जब मैंने लेनी को एक छोटे बच्चे से बात करते हुए देखा। वो बच्चा मुझसे भी छोटा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपना रास्ता भटक गया है। लेनी की शैतानी मुस्कान से मैं उसका इरादा समझ गया। अगले 2 सेकंड्स के अंदर लेनी उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले गया। मुझे यकीन है कि क्या हुआ होगा, उसने उस बेचारे बच्चे की मदद करने के लिए कहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि उसका असली इरादा क्या रहा होगा। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। मैं भागकर अंदर गया और अपने बाकी भाइयों को इसके बारे में बताया। शुक्र है कि जेल्डा घर का सामान लेने गई हुई थी। हमने फौरन 911 पर फोन मिलाया और लेनी के साथ उसे छोटे बच्चे को देखने की बात बता दी। अगले 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी गली पुलिस की गाड़ियों से भर गई। पता चला कि वो बच्चा इस शहर के पुराने मेयर का बेटा था और पार्क जाते हुए अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। किसी तरह वो हमारे घर के आसपास आ पहुंचा और लेनी से टकरा गया। जब पुलिस ने लेनी का दरवाजा खटखटाया और उससे बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बच्चे को देखने के बारे में मना कर दिया। पुलिस का शक और गहरा होता गया और वो जबरदस्ती घर में घुस गए।
वो छोटा बच्चा सोफे पर लेटा हुआ था। उसके जूते और जुराबें उतरी हुई थी और शर्ट के 2-3 बटन खुले हुए थे। बच्चे ने बताया कि जब तक उसके माँ बाप नहीं आ जाते तब तक लेनी उसे आरामदायक महसूस करवाने में मदद कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस बच्चे को कभी कोई न बताए कि उस आदमी का इरादा क्या था। आखिरकार लेनी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो बच्चा एक बहुत जानी मानी हस्ती का पोता था और अब लेनी जेल में ही सड़ेगा। माँ बाप और परिवार का होना इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इस बारे में एक पालन घर में रहने वाले बच्चे से बेहतर और कौन बता सकता है।